ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम हर तरह की प्रोसेस में, जो प्रोसेस इरिवर्सिबल रिवर्सिबल है, उसमें हम वर्क डन बाय गैस निकाल सकते हैं। अब हम दूसरी क्वांटिटी की बात करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दूसरी क्वांटिटी है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो वी विल स्टडी नाउ इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट, एंड व्हाट वुड बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन गिवन प्रोसेस। तो इंटरनल एनर्जी of gaseous system U से डिनोट कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब याद करो, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि किसी भी सिस्टम की दो तरह की एनर्जी होती है, एक्सटर्नल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी को मैंने डिस्क्राइब किया था, उसके दो कंपोनेंट हैं। वन इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इन रैंडम मोशन, राइट, एंड सेकंड पार्ट इज एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, दैट वी कैन से इज पोटेंशियल एनर्जी। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसके कारण इंटरेक्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो उसको। मैंने एग्जांपल दिया था कि अर्थ और चॉक के बीच में फोर्स, जब मैं चॉक को दूर ले जाता हूं तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, पास लाता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। उसी तरह से मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो दूर जाने पर या पास आने पर या सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने पर मॉलिक्यूल्स के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस चेंज होगी, जिससे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो दो कंपोनेंट हैं, वन इज टोटल काइनेटिक एनर्जी इन रैंडम मोशन एंड अदर इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन, ठीक। अब समझना, वी आर डीलिंग विथ आइडियल गैस, और आइडियल गैस की दो कंडीशन होती है जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। एक तो मॉलिक्यूल्स का साइज नेग्लिजिबल है, और दूसरा ये है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो भी नेग्लिजिबल है। और मॉलिक्यूल्स के बीच अगर इंटरेक्शन नेग्लिजिबल है या जीरो है तो क्या पोटेंशियल एनर्जी उनके बीच में जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगी। अगर इस चौक पर अर्थ कोई फोर्स नहीं लगाती तो चौक को मैं यहां रखूं या यहां रखूं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हर जगह सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी क्योंकि इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तो उस केस में मॉलिक्यूल्स दूर हैं या पास हैं, पोटेंशियल एनर्जी वुड रिमेन कांस्टेंट, प्रोसेस में नो चेंज वुड बी देयर इन पोटेंशियल एनर्जी। सो इन दैट केस वी कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस वुड रिमेन कांस्टेंट रहेगा। And for the sake of simplicity, I treat this constant as zero. As we know that potential energy is not an absolute quantity, it is a relative quantity. So you can fix zero, that is a reference in any state. किसी भी स्टेट में हम जीरो सेट कर सकते हैं या किसी भी पॉइंट पर जीरो सेट कर सकते हैं। तो इस केस में जो गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी का जो कंपोनेंट है उसको मैं जीरो सेट कर लेता हूं, ठीक। तो अब मैं कह सकता हूं कि फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी ऑफ गैसियस सिस्टम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इन रैंडम मोशन। ठीक है, that is equal to kinetic energy of all molecules in random motion. So we are concerned with only random motion, right? यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ ये कंपोनेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इस कंपोनेंट का टेम्परेचर से रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो आइडियल गैस में
internal energy is equal to kinetic energy. That means internal energy is directly proportional to now temperature. आप काइनेटिक एनर्जी इन रैंडम मोशन कहो या इंटरनल एनर्जी कहो, आइडियल गैस की दोनों सेम है, बट रियल गैस के केस में आप समझ सकते हो डिफरेंस होगा. रियल गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो वहां की पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और उसमें आप इंटरनल एनर्जी को सीधे टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल नहीं कह सकते हो. एम आई राइट? तो अब हमें रैंडम मोशन की टोटल काइनेटिक एनर्जी एस्टिमेट करनी होगी. पहले तो जो मोशन हो रहा है, ठीक है, उसके कितने पार्ट हैं हम ये देखें. ये जो रैंडम मोशन चल रहा है, जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, मॉलिक्यूल्स का मोशन तीन तरह से हो सकता है. वन, ट्रांसलेशनल मोशन, जब किसी ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशनल मोशन होता है तो उसके अंदर मौजूद सारे पॉइंट्स एक डायरेक्शन में, एक स्पीड के साथ, एक वेलोसिटी के साथ मोशन करेंगे. ठीक है, so that is called translational motion, right? Other is rotational motion and third motion is vibration. जो मॉलिक्यूल है वो एटम से मिलके बना है, वो एटम्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो लगातार चेंज होती रहेगी, वाइब्रेशन होगा. जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, से हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है, तो एक कार्बन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है. ये पूरा एक मॉलिक्यूल होगा. एक रॉड की तरह मैं इसको ट्रीट करूं अगर, तो ये है ट्रांसलेशनल मोशन. इस तरह से जो मोशन हो रहा है ट्रांसलेशन. ये है रोटेशन, रोटेट भी कर रहा है, और ये है वाइब्रेशन. तो तीनों चीजें एक साथ चलती है, तो जो मॉलिक्यूल है उसके पास तीनों तरह की एनर्जी होगी, वाइब्रेशन, रोटेशन और ट्रांसलेशनल. ट्रांसलेशनल, T means translation, रोटेशनल प्लस वाइब्रेशन. अब समझना, ऑर्डिनरी हम जिस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, जिस टेम्परेचर पर हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को कंसीडर कर रहे हैं, उस टेम्परेचर पर जो वाइब्रेशन की एनर्जी होती है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है इन कंपैरिजन टू अदर एनर्जी, दैट इज ट्रांसलेशनल और रोटेशनल. तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर वाइब्रेशन की काइनेटिक एनर्जी जीरो है या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ऐसा हमें एज्यूम करना है, ट्रीट करना है. ऑल्दो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने से वाइब्रेशन की एनर्जी भी सिग्निफिकेंट होगी, और हायर टेम्परेचर पर हमें वाइब्रेशन को इंक्लूड करना है. ठीक है, एज फार एज हम जो प्रॉब्लम्स आगे लेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, वहां पर हमें एज्यूम करना है कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो जीरो है. अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में दिया है कि वाइब्रेशनल एनर्जी को भी इंक्लूड करना है, तब हमें उसको इंक्लूड करना होगा. अदरवाइज नॉर्मली एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इन वाइब्रेशन इज एज्यूम्ड टू बी नेग्लिजिबल. ठीक है, तो उसको मैं जीरो सेट कर दे रहा हूं. तो अब हमारे पास जो रैंडम मोशन की काइनेटिक एनर्जी है उसके दो ही कंपोनेंट बचे, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल. ठीक है, तो अब हम दोनों ही मोशन की बात करेंगे. याद करो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव किया था, काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशन. याद है ना? मैंने बताया था एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल डिराइव किया था हमने.
क्या है एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल? इट इज इक्वल टू 3/2 के टी. के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ठीक है, तो ये एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है. अब इस एक्सप्रेशन से हम रोटेशनल एनर्जी भी डिराइव करेंगे, कंसेप्ट समझना, और रोटेशन और इनफैक्ट वाइब्रेशन भी आगे बताऊंगा मैं. तो ये हम जान चुके हैं कि ये एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है. अब एनर्जी को डिराइव करने के लिए हमें पढ़ना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम. ऑफ गैस मॉलिक्यूल. ठीक है, इसको एफ से डिनोट करते हैं. डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब समझे हम. देखो बेसिकली इसका मीनिंग ये होता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के या किसी बॉडी के मोशन को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उस मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जरूरत हमें पड़ती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पार्टिकल है, वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है. ठीक है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, सीधे चल रहा है. तो आप उसके मोशन को एक्सप्लेन करना चाहते हो, उसकी पोजीशन को एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो आपको सिर्फ एक वेरिएबल की जरूरत होगी. एक तो आपने फिक्स कर लिया ओरिजिन या जहां पर ऑब्जर्वर खड़ा है. मान लो पार्टिकल यहां है, तो पार्टिकल का ऑब्जर्वर से डिस्टेंस है x. तो आप इस मोशन को एनालाइज करोगे कि टाइम के साथ ऑब्जर्वर से पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है, मतलब x की वैल्यू चेंज हो रही है. सो इफ यू नो x देन यू कैन नो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ पार्टिकल. तो आप बता सकते हो कि उस पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी. तो इस मोशन में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हो जाएगी 1. दैट इज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज देयर व्हिच डिसाइड्स द पोजीशन ऑफ पार्टिकल. ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, इसको रिलेट करना. अब मान लो इस चौक का मोशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन और सीधे ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है. तो इस चौक की पोजीशन को बताने के लिए मुझे कितने वेरिएबल की जरूरत होगी बताओ? कितने वेरिएबल की जरूरत होगी? अगेन एक. आप कहोगे कि हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो आप बता सकते हो कि एग्जैक्टली चौक की लोकेशन कहां है, पोजीशन क्या है. एक वेरिएबल की जरूरत है. तो चौक का अगर सीधे मोशन होता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 1. अब समझना, मैं थोड़ा प्रॉब्लम को बदल रहा हूं. मान लो अभी भी चौक का मोशन हो रहा है, बट चौक को मैंने इस तरह से फेंका है, मतलब स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, तो चौक आगे की तरफ जा रही है. मान लो मैंने रोटेट करके इसको फेंक दिया, तो रोटेट भी हो रही है और आगे की तरफ भी जा रही है. तो मैं इसको शो करता हूं. ये शुरुआत की पोजीशन है चौक की, आगे मैंने फेंका तो ये घूमते हुए जा रही है. अब बताओ मोशन में कितने वेरिएबल आ गए? अगर आप चौक की एग्जैक्ट पोजीशन को बताना चाहते हो तो कितने वेरिएबल होंगे? 2 वेरिएबल होंगे. एक, आपको यह पता होना चाहिए कि जहां से शुरुआत हुई वहां से चौक का सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस हो गया. ठीक है, तो मान लो x से डिस्प्लेस हुआ तो चौक आप ऐसी की ऐसी रख दो x से, तो x से डिस्प्लेस हो गया. इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि चौक कितने एंगल से घुमा है. तो ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये कितने एंगल से टर्न हुआ है वो आपको बताना होगा. तो आप समझ सकते हो इसका एंगल जो है वो लगातार चेंज होते जा रहा है. ठीक है, तो लगातार वो घूमता जा रहा है, मतलब थीटा चेंज होते जा रहा है. तो अगर आपको 2 चीज पता है, एक्स और थीटा, तो आप बता सकते हो एग्जैक्ट उसकी पोजीशन क्या है. मतलब ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये जो मोशन चल रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 2. एक्स और थीटा पता है तो आप उसकी लोकेशन बतला सकते हो. ठीक है, तो इस मोशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 2.
तो किसी भी मोशन में ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करने के लिए जितने वेरिएबल्स की जरूरत होती है, ठीक है, उन वेरिएबल्स का जो नंबर होगा उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे उस मोशन के लिए। क्या मेरी बात क्लियर है? इट इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, it is number of independent variables in which motion of object can be defined, in which motion of object can be defined, ठीक है। अब अगर हम गैसेस सिस्टम में मॉलिक्यूल्स के मोशन की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है, समझना। मॉलिक्यूल के दो तरह का मोशन हो सकता है इन जनरल, रोटेशन और ट्रांसलेशन, ठीक है। तो कितने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ सकती है मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए? अब आप समझो, मॉलिक्यूल्स का मोशन किसी एक डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, रैंडम मोशन है, तो जो 3 एक्सिस है एक्स वाई जेड, किसी भी डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट हो सकता है। मॉलिक्यूल सीधे एक्स में जा सकता है, वाई में, या फिर जेड में, या फिर किसी फोर्थ डायरेक्शन में भी जा रहा है तो उसमें भी 3 कंपोनेंट होंगे, एक्स वाई जेड। मतलब जो ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है उसमें 3 वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी आपको उसके मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज एक्स वाई एंड जेड। 3 तरह से मोशन चल रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? ट्रांसलेशनल मोशन जो है मॉलिक्यूल का, उसकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, क्योंकि कोई एक डायरेक्शन प्रिफर्ड नहीं है, एक डायरेक्शन उसकी प्रिफर्ड नहीं है, तो उस केस में हर डायरेक्शन में मोशन हो सकता है। इनफैक्ट आप सभी मॉलिक्यूल्स के मोशन को अगर एनालाइज करो तो कुछ एक्स में जा रहे होंगे, कुछ वाई में, कुछ जेड में, कोई किसी फोर्थ डायरेक्शन में, तो हर डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा। तो ओवरऑल मोशन को एनालाइज करने के लिए आपको 3 वेरिएबल की जरूरत होगी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ट्रांसलेशनल मोशन की डिग्री कितनी होगी? 3। देन अब मैं रोटेशन की बात करूं तो मॉलिक्यूल का रोटेशन किस तरह से हो सकता है? तो रोटेशन की भी मैं 3 एक्सिस लेता हूं, एक्स वाई और जेड। इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे एक रॉड है, तो ये एक्स, ये वाई और ये जेड। तो एक्स एक्सिस पे रोटेशन कैसा होगा बोलो? तो ये एक्स एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेशन ऐसा होगा। वाई एक्सिस पे रोटेशन, तो ये वाई एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेशन कैसा होगा? तो आप देख सकते हो ये ऐसा होगा, इस प्लेन में रॉड घूमेगी। और जेड एक्सिस, जेड इधर है, तो अब कैसा होगा? तो रॉड इस तरह से घूमेगी। तो तीनों तरह से रॉड घूम सकती है। अभी मैं मॉलिक्यूल को देखूं तो एक्स वाई जेड और तीनों एक्सिस पे के अबाउट रोटेशन हो सकता है। अगर कोई फोर्थ डायरेक्शन लिया हमने, उसके अबाउट भी रोटेशन हो सकता है। मतलब अल्टीमेटली जो है कंपोनेंट लिए जाएं, रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी या अल्फा जो भी है, उनके कंपोनेंट लिए जाएं तो 3 ही कंपोनेंट मिलेंगे हमें, एक्स वाई और जेड। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका ऑल पॉसिबल रोटेशनल मोशन जो हो सकता है उसमें 3 ही एक्सिस बनेगी, 3 ही कंपोनेंट बनेंगे, एक्स वाई जेड। मतलब रोटेशनल मोशन में भी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी होगी? 3। ठीक है, तो टोटल हो गई 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 ट्रांसलेशनल मोशन की और 3 है रोटेशनल मोशन की। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। इसके अलावा अगर वाइब्रेशनल मोशन होता है, उसका वाइब्रेशन होता है, ठीक है, तो हर वाइब्रेशन के मोड की 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, क्योंकि वाइब्रेशनल मोशन में वाइब्रेशन की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों चेंज हो सकती है। देखो समझो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आई है वहां पे। एक, अगर मॉलिक्यूल मोशन कर रहा है, ठीक है, तो आपने उसको एनर्जी दे दी तो वो वाइब्रेट करेगा। अब वो वाइब्रेट करेगा तो आपको उसकी एग्जैक्ट पोजीशन डिफाइन करने के लिए सिर्फ ये पता होना चाहिए कि उसका एक्सटेंशन कितना है। क्या मेरी बात समझ रहे? उसका एक्सटेंशन कितना है, इसको बताने के लिए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत है। तो आइडियली डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होना चाहिए। बट एक और चीज है कि उसका वाइब्रेशन कितना हो रहा है ये डिपेंड करेगा कि उसकी इनिशियल एनर्जी कितनी है। एक स्प्रिंग है, उसको थोड़ा सा वाइब्रेट करो, ज्यादा एनर्जी दो तो अब ऐसा वाइब्रेट करेगा। तो आपने शुरुआत में उसको कितनी एनर्जी दी है वाइब्रेशन की, एक तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई और दूसरी हो गई वाइब्रेशन में उसकी एग्जैक्टली पोजीशन क्या है। तो हर वाइब्रेशन के मॉड में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। तो उस मॉलिक्यूल में जितने वाइब्रेशन के मॉड बनेंगे, हर मॉड की 2,
मतलब नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इनटू 2, ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? मैं फिर से रिपीट करूं। ट्रांसलेशनल मोशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, रोटेशनल मोशन की मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, और तीसरा है वाइब्रेशनल मोशन, उसमें हर मॉड की 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। ठीक है, बट हर मॉलिक्यूल के लिए या हर गैस मॉलिक्यूल के लिए ऐसा नहीं होता है, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम से हमेशा कम होती। उसका रीजन बताऊंगा और एक एक करके हम टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। समझना एक एक करके। पहले मैं मोनो एटॉमिक गैस की बात करता हूं। मोनो एटॉमिक गैस में, मोनो एटॉमिक मतलब सिंगल एटम की गैस, जैसे हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है, इनर्ट गैसेस जो है, सिंगल एटम है। ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में मोशन हो सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी उसकी? 3 इन ट्रांसलेशनल मोशन। नो रोटेशन, तो रोटेशन में भी 3 एक्सिस, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम अल्टीमेटली एनर्जी के फॉर्म में ये सब चीज डिफाइन कर रहे हैं। अगर मैं उसकी एनर्जी निकालू मॉलिक्यूल की रोटेशन, क्या होगी? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके सेंटर से पास हो रहा है। रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हो, ये डिपेंड करता है कि जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सिस के अराउंड कैसा है। अगर एक्सिस से मास दूर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, पास है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। अब हम जानते हैं एक एटम का मास न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है और ये एक्सिस भी न्यूक्लियस से ही पास कर रही है, तो मास जो है वो एक्सिस के बहुत पास में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी। तो हम कहेंगे कि मोनो एटॉमिक गैस में रोटेशन तो होता है बट रोटेशनल एनर्जी इज नेग्लिजिबल, सो वी वुड इग्नोर रोटेशनल मोशन, इग्नोर कर देंगे। तो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन की ही डिग्री होगी, रोटेशनल की डिग्री कितनी होगी? 0। रोटेशन तो है बट उसकी एनर्जी कम है, इग्नोरेबल है, हमने उसको इग्नोर कर दिया। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांसलेशनल मोशन इज 3। क्या मेरी बात क्लियर है? अब हम बात करें डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल। ट्रांसलेशनल मोशन होगा 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। रोटेशन, अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कार्बन मोनोऑक्साइड का कुछ देर पहले, बस वही उसी की बात कर रहा हूं। तो ये 2 एटम, कितनी एक्सिस हो सकती है? ये एक्स एक्सिस, वाई और जेड। पहले मैं वाई और जेड की बात करूं। वाई एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमेगा ही, तो दोनों एटम दूर है, मतलब मास दूर है एक्सिस से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेग्लिजिबल नहीं होगा, एप्रिशिएबल होगा। वी विल हैव टू एप्रिशिएट दैट, कंसीडर दैट। तो वाई एक्सिस पर रोटेशन एनर्जी है, जेड एक्सिस, ठीक है। तो आप देख सकते हो अभी भी एटम्स दूर है एक्सिस से, तो अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करना होगा। तो दोनों में वाई और जेड। एक्स की बात करें, एक्स कहां से पास कर रहा है? एक्स दोनों एटम के सेंटर से पास कर रहा है, मतलब इस केस में मास एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी नेग्लिजिबल। यू विल हैव टू रोटेशनल एनर्जी इन थर्ड टाइप ऑफ रोटेशन।
there are three types of rotational motion about x, y and z axis, but we will have to ignore the rotational motion in x axis because of its lesser energy. So for diatomic gas molecule, for rotation there are only 2 degree of freedom. जो एनर्जी है उसको आप दो ही एक्सिस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, थर्ड एक्सिस में इग्नोर कर दिया हमने उसको, तो टोटल डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल की 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मोशन 5 तरह से हो रहा है, ट्रांसलेशन में 3 तरह से और रोटेशन में 2 तरह से। तीसरा जो है एनर्जी कम है इसलिए हमने उसको इग्नोर कर दिया, राइट। बात करते हैं पॉलीएटॉमिक गैस। पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, अब इसमें 2 तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल एंड नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है, समझना। लीनियर मॉलिक्यूल में क्या होगा, जितने भी एटम्स हैं पॉलीएटॉमिक गैस में वो सारे एटम्स एक ही लाइन पे होंगे। फॉर एग्जाम्पल CO2, CO2, तीनों एटम एक ही लाइन पे हैं, तो एक एक्सिस जो इन तीनों के सेंटर से पास कर रही है उस एक्सिस के अबाउट रोटेशनल एनर्जी इग्नोरेबल होगी, बाकी एक्सिस में रोटेशनल एनर्जी कंसीडर करना है, तो यहां रोटेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी। तो बिल्कुल डायटोमिक की तरह ही होगा, 3 + 2 5। बट नॉन लीनियर की बात करें, ठीक है, जैसे H2 वेपर, वेपर फेस में, तो अब आप समझ सकते हो ट्रांसलेशन तो 3 होगा ही, रोटेशन, अब आप कोई भी एक्सिस ले लो, ऐसी कोई भी एक्सिस नहीं होगी जिसमें सारा मास एक्सिस पे आ जाए, तो हर एक्सिस के अबाउट रोटेशनल एनर्जी होगी कंसिडरेबल, तो सभी एक्सिस को कंसिडर, तो 3 + 3 is 6, दैट इज टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वाइब्रेशन भी होगा हायर टेम्परेचर, जो अभी हमें हमारे पर्टिकुलर केस में अभी इंक्लूड नहीं करना है, बट फिर भी आपको जानना चाहिए, अगर वाइब्रेशन होता है तो हर मॉड में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डायटोमिक गैस की बात करूं, से कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसमें एक ही तरह का वाइब्रेशन हो सकता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, और मैंने बताया था आपको कि जो बॉन्ड होता है, जो एटम्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, वो इंटरेक्शन कुछ स्प्रिंग की तरह होता है, पास आएंगे तो रिपल्शन डोमिनेट करेगा, दूर जाएंगे तो अट्रैक्शन। तो अगर आप उसको डिस्टर्ब कर देते हो तो वो फिर ऐसे ही ऑसिलेट करते रहेगा। एक ही मॉड में वाइब्रेशन हो सकता है, ओनली वन मॉड इज देयर, ठीक है ना, सिर्फ एक बॉन्ड है तो एक ही तरह से ऑसिलेशन हो सकता है। तो इस ऑसिलेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 2, जैसा कि मैंने आपको बताया था। एक इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने ओरिजिनली इसको कितना डिस्टर्ब किया था, कम डिस्टर्ब किया था या ज्यादा डिस्टर्ब किया था, तो वो एनर्जी जो दी है उसकी बात करी। और दूसरी बात, एक बार डिस्टर्ब कर दिया तो अब आप इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके बेसिस पर डिसाइड कर सकते हो इसकी पोजीशन, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, ठीक है। तो अगर आपको हायर टेम्परेचर पर उसको भी इंक्लूड करना है, ठीक है, तो फिर आपको उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब 2 ऐड करना पड़ेगा डायटोमिक के केस, ठीक। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने कहा कि इसमें थर्ड एक्सिस को हमने इग्नोर किया है, बट अगर रोटेशन बहुत तेजी से हो रहा है, से ओमेगा बहुत ज्यादा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, वो चीज कंपनसेट हो जाएगी विथ हायर एंगुलर स्पीड। इन दैट केस रोटेशनल एनर्जी को हम तब इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, बट वो सब आगे के केसेस हैं। अभी हमें सिर्फ यही कंसिडर करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, अनलेस की क्वेश्चन में इसके अपोजिट कोई कंडीशन ना दी जाए, ठीक है ना। अब समझना, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी समझना। अभी मैं सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन की बात कर रहा हूं,
जैसे मोनोएटॉमिक गैस का सिर्फ ट्रांसलेशन हो रहा है, आपने पूरे सिस्टम में गैस मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दे दी, अब वो मोशन करने लगे, उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, आप समझ सकते हो एक मोल में होता है 10 की पावर 23, इट इज ह्यूज नंबर, राइट। इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम में इसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी कि जितने मॉलिक्यूल्स एक्स डायरेक्शन में जा रहे होंगे उतने वाई में जाएंगे, उतने ही जेड में जाएंगे। मतलब हर डायरेक्शन में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग कर रहे हैं उनका नंबर सेम रहेगा, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ नंबर ही नहीं सेम रहेगा, एनर्जी भी सेम होनी चाहिए। मॉलिक्यूल्स एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो टोटल एनर्जी कैरी करके उतना ही वाई डायरेक्शन में भी एनर्जी होगा, जितना कैरी कर रहे हैं उतना जेड में होगा। तो जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ट्रांसलेशन मोशन में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो अगर मैं एनर्जी देता हूं बाहर से और मॉलिक्यूल्स ट्रांसलेशन मोशन कर रहे हैं तो एनर्जी का इक्वल डिवीजन होना चाहिए एक्स, वाई और जेड। तो जितनी एनर्जी एक्स डायरेक्शन में जा रही है उतनी वाई में भी होगी, उतनी जेड में भी होगी, तो इक्वल डिवीजन होगा बिकॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर ये प्रोबेबिलिटी का रूल नहीं लगता, अगर मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत कम हो, फॉर एग्जांपल एक ही मॉलिक्यूल है सिस्टम में, तो ये प्रोबेबिलिटी का रूल मीनिंगलेस है। एक मॉलिक्यूल है तो वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाएगा, बट ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विवेलेंट होगा ऑन एन एवरेज, ठीक है। ये तो सिर्फ ट्रांसलेशन की बात की, ऐसे रोटेशन के लिए भी कहा जा सकता है, और ट्रांसलेशन और रोटेशन के लिए भी कहा जा सकता है। तो फाइनली हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि जो भी आप एनर्जी दे रहे हो सिस्टम को, गैस मॉलिक्यूल्स का मोशन होगा, उनके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम, हर डिग्री में जो मोशन हो रहा है, हर डिग्री के पास इक्वल एनर्जी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस एक डायटोमिक गैस है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5, 3 फॉर ट्रांसलेशन एंड 2 फॉर रोटेशन। So this motion are independent of each other. जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट, एक्स, वाई, जेड में जो मोशन हो रहा है वो इंडिपेंडेंट है बिकॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो जो भी आप एनर्जी दोगे उसके 5 इक्वल पार्ट्स होंगे। आपने 100 जूल एनर्जी दी तो 100 जूल के इक्वल पार्ट्स होंगे, क्योंकि हर तरह का मोशन होगा उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है, और किसी के पास ज्यादा एनर्जी, किसी के पास कम एनर्जी, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट। सो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम शुड बी एसोसिएटेड विथ इक्वल एनर्जी। तो मैंने 100 जूल दिया, तो आप समझ सकते हो 100/5 कितना हो गया, 20 जूल। तो 20 जूल फॉर ईच डिग्री। तो ट्रांसलेशन के पास कितना आ जाएगा मोशन, 60 जूल, और रोटेशन में 40 जूल। So because of equal probability, there would be equal distribution for each degree of freedom. ठीक है, अब समझना एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की हम पहले ही निकाल चुके हैं, इट इज 3/2 kT, ठीक है। और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की कितनी एनर्जी होनी चाहिए पर मॉलिक्यूल, 1/2 kT। ये 1 डिग्री की होनी चाहिए, ट्रांसलेशन में इतनी होगी तो डेफिनेटली रोटेशन में भी उतनी ही होगी बिकॉज ऑफ इक्वल डिवीजन। तो अब मेरे पास एक रूल आ गया कि अगर सिस्टम को आप एनर्जी देते हो, मॉलिक्यूल्स के पास रैंडम मोशन की काइनेटिक एनर्जी है, सो फॉर ऑन एन एवरेज पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम द एनर्जी वुड बी 1/2 kT। मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल के पास हर डिग्री के 1/2 kT एनर्जी होगी। अगर उसके पास मान लो 5 डिग्री है, जैसे ऑक्सीजन के पास 5 डिग्री होती है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 kT इंटू 5, दैट इज 5/2 kT। 3 डिग्री तो उसकी ट्रांसलेशन की होगी और 2 डिग्री रोटेशन की होगी, तो ये टोटल एनर्जी होगी मॉलिक्यूल, ठीक है।
दैट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब आप लिख लो इसको। एट एनी टेम्परेचर T, कैपिटल T लिखना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। एट एनी टेम्परेचर T, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, एवरेज एनर्जी per molecule per degree of freedom is half kT. Average energy per molecule per degree of freedom is half kT. ठीक है ना? So if डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर F है गैस मॉलिक्यूल की, तो उसकी टोटल एवरेज एनर्जी क्या होगी? व्हाट इज एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल? तो 1 डिग्री के लिए हाफ केटी है, तो F डिग्री के लिए कितनी एनर्जी होगी? F इंटू हाफ केटी। So T temperature पर on an average each molecule is associated with F by 2 kT energy, that is total energy in random motion. ठीक है, याद रखना अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो वाइब्रेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी आपको इंक्लूड करना होगा। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम होना चाहिए एवरेज एनर्जी जानने के लिए। अब हमने क्या डिराइव करना था? इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इन रैंडम मोशन के बराबर होती है। तो अब मैं कह सकता हूं इंटरनल एनर्जी ऑफ गैसियस सिस्टम इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैसियस सिस्टम इनटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। सो दैट इज टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम at any temperature T, only for ideal gas, not for real gas. ठीक है ना? इसको हम फर्दर डिस्कस आगे की क्लास में करेंगे। ठीक।